बिज़नेस टॉक्स के आज की शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक तकनीकी मज़मून पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम कॉर्पोरेट कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी इस्तिलाहात पे थोड़ा-सा तफ़सील के साथ बात करने वाले हैं। इन इस्तिलाहात का इतलाक़ न सिर्फ़ बिज़नेस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, बल्कि आगे की ग्रोथ को भी यकीनी बनाने के बराबर होता है। जब ये चीज़ें सही तरीके से की जाएँ, एक ज़ाब्ते के तहत की जाएँ और इनको जो भी इनमें प्रोसेसेस हैं, जो उनका ज़ाब्ते इख़लाक़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत, जब वो सही तरीके से अपनाए जाते हैं, तो ये कंपनी एक तो पेनल्टियों से बचती रहती है और साथ के साथ उनको तरक्की के नए रास्ते खुल जाते हैं। बिज़नेसमैन की फ़िक्र ज़्यादा बिज़नेस पर होती है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे पाता। लेकिन अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दे पाए तो फिर उसका नुकसान और उसका ख़मियाज़ा भी आगे भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे उतना ही ज़ोर चाहिए, उतनी ही फ़िक्र चाहिए जितनी कि बिज़नेस पर चाहिए। तो आज हमें इस सिलसिले में दावत दे रखी है गुलाम जिलानी ऋषि साहब को, जो कंपनी सेक्रेटरी है और 15 साल से ज़्यादा ज़ायद अरसे का तजुर्बा रखते हैं। इनका शुमार यहाँ के आला तरीन कंपनी सेक्टर में है, तो इसलिए इनका तजुर्बा भी बड़ा वसी है। तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। हमें खुशी है कि आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ आप कैसे कंपनी सेक्रेटरी बने, उसके बारे में पहले बताइए। एक्चुअली आई बिलॉन्ग टू विलेज दैट इज़ पर्टिकुलरली इन टंगमर्ग। तो वहाँ क्या पहले वही होता था कि हमसाया ने 10+2 किया, उसके बाद सीटी के लिए तैयारी करो। जी, तो एज़ इट इज़ मैंने भी 10+2 करके मैं सीधा पहुँचा परेपुरा, हैदरपुरा और परेपुरा, सनानगर, उधर-इधर के चक्कर काट-काट के 2 साल मैंने ज़ाया किए। 2 साल में मेरा वही 1-2 वही कुछ पॉइंट्स रह रहे थे, तो फाइनली आई वाज़ फेड अप। तो फिर मैंने डिसाइड किया लेट्स गो फॉर द ग्रेजुएशन। फिर मैंने एडमिशन ले लिया डीडी कॉलेज बेमना। तो वहाँ मैंने होल हार्टेडली पढ़ाई की, पूरा ध्यान दिया ग्रेजुएशन पे। फिर मैंने बीएससी किया। अब बीएससी के बाद फिर मैंने सोचा कि अब फर्दर क्या करें? फिर वही कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुझे एमएससी के लिए मैंने ट्राई किया केमिस्ट्री में, हुआ नहीं। तो फिर मैं कुछ 1 महीने लगभग घर में बैठा था, तो हमारा लोकल स्कूल था। इन दैट आई वाज़ द फर्स्ट डिस्टिंक्शन होल्डर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ आए, उन्होंने कहा घर बैठ के क्या करना है? हमारे स्कूल में आ जाओ। तो यहाँ पढ़ाई-वढ़ाई उनकी बच्चों की करा। तो फिर मैंने 1 महीने जब मैं गया, तो इन द मीन टाइम मेरे प्रीवियस एक टीचर थे। ही वाज़ वर्किंग इन अ कंपनी जेकेपीसीसी। ही वाज़ वर्किंग देयर एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो वहाँ उनकी इमीडिएट जो बॉस थी दैट वाज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो उसने मुझे बुलाया, मुझे लगा शायद ही वाज़ हैविंग सम पॉलिटिकल नेक्सस एज़ वेल। मुझे लगा शायद मैं अपने वालिद साहब को लेके गया उनके घर, मैंने सोचा शायद ये मुझे जॉब पे लगाएँगे। विद दैट परसेप्शन आई वेंट टू देयर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इसका दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। उन्होंने कहा जाओ इसको आराम से पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया, मैंने वो मेरे खाली एक ही लाइन पे जाती थी, वन हू सिक्योर्स ऑल ग्रुप्स इन फर्स्ट सिटिंग। यहाँ जो भी एक ही टाइम पे सारी ग्रुप पास करेगा, उसको डिस्टिंक्शन, उसको ये मेडल दिया गया, ये मेडल दिया जाएगा, ये मेडल दिया जाएगा। मैंने सोचा इसमें तो कुछ समथिंग इज फिशी कि एक ही टाइम पे पास करने के लिए गोल्ड मेडल है, तो कुछ तो है। फिर मैंने डिसाइड, उसने कहा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का रीजनल चैप्टर यहाँ पे अम्बेसी ना एसपी कॉलेज, पहले यहाँ पे होता था अंकुश शॉट, जी, वहाँ वहाँ आर का ऑफिस भी हुआ करता था, तो वहाँ भी कुछ था इनका। फिर उन्होंने वो शिफ्ट किया था एसपी कॉलेज में, कुछ 1-2 कमरे लिए थे, वहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाते थे बच्चों को। टिल देयर मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या पढ़ाते थे, गेटिंग दिस अवार्ड। उसने मुझे कहा अगर आपको पास करना है, क्योंकि इसमें तो फेल होना कंपल्सरी है, अच्छा, फेल तो होना ही है। प्लस उसने मुझे एक और चीज़ बोली कि घर में मतलब ठीक-ठाक है, ज़मीन-वमीन है। मैंने कहा क्यों? कह रहा इसमें तो पैसे बहुत लगते हैं। उसने मुझे और डराया। लेकिन लास्ट एक अच्छी बात उसने ये कही कि उसने कहा अगर आपको पास करना है, फिर आपको यहाँ आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा फॉर बोर्ड। फिर इन 2006 आई वेंट टू दिल्ली। फिर मैंने बस ठान ली, मेहनत इतनी की कि 2009 में मैंने क्वालीफाई किया विदिन 3 इयर्स, विदिन शॉर्टेस्ट से बे। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो 2009 में जो ही मैंने पास के साथ-साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली। तब मैंने देखा फील्ड बहुत कम था। आई वाज़ पर्टिकुलर इन माय इनिशियल स्टेजेस, आई वाज़ फोकसिंग ऑन डीपीआर, आईटीआर, आईटीआर 1 मोस्टली। जी, जी। तो कंपनी कॉर्पोरेशन तब पावर था और उसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास।
और मुझे आज भी याद है जो मैंने पहली कंपनी अपनी करियर में बनाई, उन्होंने मुझे 40,000 थी, उससे मैंने लैपटॉप खरीदा। एंड आई टूक ऑफिस ऑन रेंट इन महाराज बाजार। तो पहले मैं ये भी मैं लैपटॉप लेके बैठता था नुमाइश में, क्योंकि मैं डरता था यार अगर मैं ऑफिस ले लूँ, पैसे कहाँ से, रेंट के पैसे कहाँ से निकालूँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गेन द कॉन्फिडेंस, मैंने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर ग्रोथ वाज अनलिमिटेड। इस तरीके से आपका सफर शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह और ये 15 साल गुजर गए। 15 साल गुजर गए। फिर कंपनीज एक्ट, उस टाइम कंपनीज एक्ट 1956 था। उसमें एक ही था कि देयर वाज सम इजी, मतलब ये कि अगर फाइलिंग करोगे भी नहीं तो एट टाइम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो 10 साल की फाइलिंग एक ही साथ करते थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन फिर 2013 में दैट वाज इस बात पर हम आएँगे कि कंप्लायंस में कि कैसे बदलाव आ गया 2013 के कम एक्ट से। पहले मुझे ये बताइए 15 साल पहले आपका तजुर्बा है, यहाँ पे ही आपने काम किया तब से, तो आपने कंपनियों को भी देखा, एलएलपीज़ को भी देखा। इसमें आपका क्या तजुर्बा है कि कंप्लायंस की लेवल क्या है और कल्चर कैसा है कॉर्पोरेट का? कॉर्पोरेट कल्चर। तो मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ फ्रॉम 2009 टिल डेट, मतलब इट वाज और इट इज मतलब बिलो नॉट एवरेज से भी बिलो था। क्योंकि तो लोगों को इस चीज़ का क्लीन नहीं है कि अगर मैंने कंपनी बनानी है फिर इसकी क्या चीज़ फर्दर और कुछ सी कंपनी से कंपनी में मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे पास आते हैं उनको तो कई या तो रिक्वायरमेंट होती है इंटर अंडर कुछ, मोस्टली ऐसे भी लोग आते हैं उनको तो कोई स्पेसिफिक नाम होता है, भाई यही नाम करना है इसके बगैर। और मेरा ये तजुर्बा है, इनफैक्ट मेरा कोलीग भी है, मतलब उनका हम दोनों ओपनली डिस्कस करते हैं। जो बंदा नाम पे फोकस ज़्यादा करता है वो कभी काम ही नहीं करता, उसको नाम ही चाहिए। उसको बस खाली नाम चाहिए, बाकी कारोबार में वो उसको उस पे वो ध्यान ही नहीं देता। इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने मोर देन 1000 कंपनीज रजिस्टर करी होंगी टिल देन, मतलब आज की डेट में मेरे पास अपडेटेड 3 या 400 होंगी। 600 का तो पता ही नहीं है वो कहाँ एक खुल रही हो। इससे क्या पता चल इससे पता चलता है कि 60% कंपनियाँ ऐसी हैं यहाँ जो बनी और फिर काम नहीं की। काम नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो मुझे बताइए पहले तो इस चीज़ के लिए क्योंकि हम स्टार्टअप्स को भी अभी एड्रेस कर रहे हैं, चीज़ ये पता होना चाहिए जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कौन-सा बनाएँ? तो आपके हिसाब से क्या बेहतरीन रहता है? स्ट्रक्चर तो अगर हम देखेंगे इंडिया का सिस्टम, अगर इंडिया का बिजनेस सिस्टम हम देखें तो देयर आर मोस्टली 6 स्ट्रक्चर्स। आपको पता ही है, प्रोप्राइटरशिप है नंबर 1, फिर आपको मिल जाएगा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म, फिर आपको मिल जाएगा वन पर्सन कंपनी, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज इन 2013। देन देयर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन देयर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड देन देयर इज एलएलपी एज़ वेल। तो अगर इन चीज़ों का देखा जाए, इनका तो फिर अगर हमें बनाना पड़ेगा कंपनी, कंपनी बनानी पड़ेगी या कोई भी बिज़नेस स्ट्रक्चर हमें अंडरटेक करना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट देखना ज़रूरी है। अगर हम कोऑपरेटिवशिप की बात करते हैं, कोऑपरेटिवशिप कंसर्न की, वो तो कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि वंस अगर ये प्रोपराइटर कहीं ना खुदा न खास्ते इसकी डेथ हो गई, बिज़नेस कम्स टू एन एंड। अगर एलएलपी की बात करते हैं, दैट कंटिन्यूज़। पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, दैट कंटिन्यूज़। दिस इज़ द ड्रॉबैक। हर चीज़ की सिमिलर भी है, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। अगर एलएलपी की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ है कि उसमें फिर कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है कंपेयर टू द प्रोप्राइटरशिप में। कंपनीज़ का इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देन देयर कम्स देयर ऑडिट, देयर इज़ कंप्लायंस, एनुअल फाइलिंग, आरओसी, जीएसटी, ये चीज़ें मतलब इसी को हम दूसरे मुतनाज़िर में देखेंगे। अब अगर यहाँ से कंप्लेंट्स थोड़ी-सी बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ायदे तो ज़्यादा आ रहे हैं ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप कैसे देख रहे हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो फिर मैं वही है ना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस जो है दैट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इससे बाहर आप और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट कोई लेवल है ही नहीं। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ बिज़नेस। इससे ऊपर तो फिर है ही नहीं कुछ पे। कंप्लायंस कॉस्ट हमें इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हम टाइम टाइम भी नहीं करते हैं। दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अब हमने भी ये तजुर्बे में देखा है कि लोगों को जब हम बात नए खासकर जो स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, एलएलबी बेहतर है, कंपनी बेहतर है। कई लोग तो अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ही स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगले जो मरहले आने वाले हैं तो वहाँ पे कंपनी से नीचे तो कुछ चलेगा नहीं। तो हमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है हमको समझाना कि आपको यहाँ इस लेवल पर किस वजह से आना है। तो वजूहत क्या हैं जो कंपनी बनाने से एडवांटेज मिलती है, उस पे थोड़ा सा नज़र डालें। अगर अगर मेरे पास होंगे अप्रॉक्सिमेटली 500-600 क्लाइंट अगर होंगे तो
आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि मेरे पास जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है वो कंपनीज है। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ एलएलपी या फर्म या जो भी है, आई प्रेफर कि कंपनी ही बनानी, क्योंकि उसकी वजह है, कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब ये कि अगर बंदे की डेथ हो गई, मतलब अगर आप अपने बच्चों के लिए विरासत में कुछ छोड़ना चाहते हैं, कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर टू, जो यहाँ पे जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है इस चीज़ का, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी का। अगर कंपनी, मतलब आई एम लायबल टू द क्या, टू द अमाउंट, टू द एक्सटेंट आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अगर कंपनी की लायबिलिटी और लॉसेस की बात कर रहा हूँ, अगर कंपनी को लॉस हो गया से सपोज 15 लाख रुपए, और मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने सब्सक्राइब किया शेयर 1 लाख रुपए, मैं शेयर बस मेरा लायबिलिटी उसी 1 लाख तक है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम कॉर्पोरेटरशिप की बात करेंगे या फर्म की बात करेंगे, वहाँ तो लायबिलिटी दैट्स अनलिमिटेड। इसी असल में इसी के लिए ये जिना नाम लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब होता है कि लिमिटेड टू द लाइबिलिटी। लिमिटेड टू द, यस, टू द एक्सटेंट ये if you subscribe it, you have taken the shares. तो ये तो उसके मुकाबले में अलग है ना, जैसे प्राइवेट ये जो पार्टनरशिप डीड होती है, नॉर्मल पार्टनरशिप जो होती है, तो वहाँ पे तो आपकी लाइबिलिटी तो फुल 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 है, बिल्कुल। अगर लॉस है तो आपके पर्सनल एसेट पे भी हाथ डाला जा सकता है। ये फ़र्क समझाना पड़ता है कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि यहाँ जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन के लिए, सबसे पहले तो उनको पता नहीं, जब भी मैं किसी क्लाइंट को बोलता हूँ आप अकाउंट खोलो, क्योंकि दैट्स कंपलसरी। कंपनी बनाई विद इन 30 डेज आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, और फिर आपको अपना कमिटमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना है, वही विद इन 180 डेज, 6 मंथ्स के अंदर अंदर। वो क्या होता है कि आपको कंपनी हमने बनाई दो बंदों की, एक का 50% है, दूसरे का 50%। कैपिटल अगर 1 लाख है, एक को 50,000 डालने हैं, दूसरे को 50 डालने हैं। अकाउंट खोलना है, वो अकाउंट स्टेटमेंट हमें फाइल करना है विद द इंटीमेशन टू द आरओसी दैट दे हैव सब्सक्राइब्ड टू द कैपिटल व्हिच दे हैव सब्सक्राइब्ड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन। जब ये जाते हैं बैंक के पास, बैंक वाले उनको बोलते हैं ठीक है, ये सारा अच्छा है, अब हमें पार्टनरशिप नहीं करना। उनको समझ ही नहीं आता ये कंपनी, इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो पार्टनरशिप डीड का क्या अच्छा करे इसमें। असल में बैंकों में भी कंपनी इतनी नहीं आती, इनको इसका कल्चर पता तो एक और चीज वही, अब जब उन्होंने लोन ले लिया, फिर वो क्या करते हैं, लोन के टाइम पे ये पर्सनल गारंटी, काउंटर गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी, पर्सनल एसेट्स, पता भी नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीजें रखते हैं। तो इसलिए लोग पता नहीं करे यार, क्या है ये लिमिटेड लाइबिलिटी, हमें तो ये लोन, हमारा डिफॉल्ट हो गया, अब तो ये घर पे आ गए, तो वो चीजें हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके ऑपरेशन पे आते हैं, जो कंपनी का ऑपरेशन है, एलएलपी का ऑपरेशन पार्ट है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एज पर लॉ, ना एक बोर्ड होता है और इसमें क्या, उस पर थोड़ा सा बताइए। कंपनी का अगर हम देखेंगे, कंपनी बेसिकली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मोस्टली दो, एक्चुअली प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में ये चीज़ें रहती है डिफरेंस। प्राइवेट लिमिटेड मोस्टली होते हैं क्लोजली हंड्रेड, इनको बोलते भी है क्लोजली हंड्रेड कंपनीज। या तो ये घर के बंदे आपस में, या तो भाई भाई बनाता है, या बाप बेटा बनाता है कंपनी, या कुछ दोस्त मिल के, ये या कुछ दोस्त मिल के बनाते हैं। और इस इनफैक्ट इसमें कंपनीज एक्ट में ये भी है कि अगर आपको कभी कोई पैसा चाहिए भी, वो तो इनकम टैक्स में भी रिस्ट्रिक्शन, पहले क्या करते थे, ये रखते थे शेयर एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट, उसमें फिर इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया नहीं। अब फिर वो इनकम टैक्स में भी, इनफैक्ट आरओसी में, कंपनीज एक्ट में भी वो अमेंडमेंट आई कि आप लोन ले सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, अपार्ट फ्रॉम दैट दैट इज कंसिडर्ड डिपॉजिट, और उसमें जो पेनल्टी के चक्कर है वो भी है, दैट इज देयर इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो शेयर होल्डर्स जो बनते हैं, उन वो क्या करते हैं, वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेजिग्नेट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, दे दोज आर द ट्रस्टीज, दोज आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। उनको कंपनी चलानी होती है, दे रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर्स, उनको उनका ट्रस्ट। इनफैक्ट देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट, number of provisions are there in the act which bound them to take their shareholders into confidence, to represent them and to protect their interest and their benefits. अब शेयर होल्डर बनना चाहता है कोई कंपनी में, कोई भी बन सकता है, कोई भी बात सक तो उसका क्या बेनिफिट है शेयर होल्डर बनने का? शेयर होल्डर को बेनिफिट है कि उसको एक ओनरशिप राइट मिलता है। He can decide who is going to be appointed as board of directors. He is his all in all sole authority to decide what is to be done in the interest of the company. मॉनेटरी बेनिफिट क्या है उसका? मॉनेटरी बेनिफिट ये है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रोथ जो ही ग्रोथ ट्रैप पे आ जाएगी, उसका तो वैल्यू बढ़ जाता है ना शेयर का, शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। मोस्टली अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बोल मार तो डिविडेंड मिल जाता है, हाथ हाथ डिविडेंड मिल जाता है। यहाँ तो
रहता है, वही रिजर्व इन सरप्लस अकोमोडेट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर अगर वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन केस ऑफ प्राइवेट इंडियन कंपनी अगर वो निकलना चाहता है तो उसको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन देनी है कि मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ। उसको तो अच्छा, अगर कंपनी ठीक तरीके से चलाई होगी इन गुड फेथ एंड ट्रस्ट, फिर उसको तो अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो वहाँ ट्रांसफरेबल इज़ली ट्रांसफर, वहाँ तो कोई वो ऐसा एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज से ही होता है। अब मुझे बताइए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्टर में जो है जो बहुत यूज़ होती है लेकिन ज़्यादा इसका इतराब नहीं है कि है क्या असल में ये चीज़, इस पे थोड़ा-सा बताइए क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, आपको पता होगा सत्यम द लास्ट वन व्हिच वाज़ सत्यम जो इन्होंने मेड्रास बना दिया था उल्टा करके। बिल्कुल, जिन्होंने सत्यम में वो क्या किया था, उन्होंने मैनिपुलेशन की थी अकाउंट्स, फेक बिल्स, फेक वही बैंक स्टेटमेंट ऐसे फेक किए थी, उनमें डिपॉज़िट बहुत कुछ दिखाया। फिर एक दिन मीटिंग हुई, शेयर होल्डर ने बोला ये डिपॉज़िट इतने क्यों हैं? हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, वो था ही नहीं कहीं पे। तो बेसिकली यही चीज़ें थे। वो एक और इससे पहले भी और बहुत कुछ हुए थे। हर्ष मेहता वो वाला स्कैम भी हुआ था। तो देयर वाज़ लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही है, अगर फेयरनेस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम चीटिंग कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ, प्रमोटर्स के साथ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, वो सही फिगर नहीं दे रहे हैं। ये कानूनी क्लॉज़ है या ये कोई एथिकल फ्रेमवर्क है जिसके तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है? दिस इज इथिकल, दिस इज अगर मैं मेरे अंदर से अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने केला खाया और मैंने ये ऐसे ही डाल दिया, मुझे अंदर से लग रहा है ये मैंने गलत किया। ये वही चीज़ है, वही चीज़ें यहाँ अप्लाई हो जाती है। अगर मैंने काम करना है कॉर्पोरेट कल्चर में तो यू हैव टू इम्बाइब दिस स्ट्रक्चर बाय लेफ्ट हैंड से बी। आपकी नज़र में यहाँ पे कोई एक मिसाल है, कोई और मिसालें हों, नाम लिए बगैर कि जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना होने की वजह से उनके फिर बुरे नताइज सामने आ गए? बहुत सारी, बहुत सारी रिसेंटली मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब अब तो मुझे अच्छा नहीं लगता उनका फ़ोन भी उठाना क्यों, ये चीज़ है क्योंकि वो वही है ना, सिस्टम हौश-पौश है, उधर-इधर कोई मिसमैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो नाम ही नहीं है। मतलब असल में ये एक्चुअली इनके ज़हन में भी ये था कि बाद में कर लेंगे, बाद में चला लेंगे, बाद में हो जाएगा। मतलब हर चीज़ का डेट होता है। मतलब अगर हम इनकम टैक्स करेंगे तो सितंबर है, हम डेढ़ में फीस फिर मिस करेंगे तो सारी खराबी सामने। सारी खराब हो जाएगी। इसी तरह आरओसी में अक्टूबर है। इनफैक्ट आज भी कुछ कंपनी आ रही है, मुझे कल ही एक कंपनी की फाइटिंग की, उसने मुझे बोला इतना क्यों चढ़ गया इसमें? मैंने कहा भाई अब इसमें तो अक्टूबर का डेट था, आज मार्च एंड 25,000 उसको लेट फीस लगे। कह रहा यार मैं तो बंद ही करूँगा कंपनी। एक तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर जो अपना काम अपने दायरे में करे और उसके बाद उसकी टाइमलाइन्स के हिसाब से काम लगे। शायद इसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर माना जाता है। तो अगर इसमें से कुछ भी मिस हो जाए या हमने ढीला-ढाला छोड़ दिया या फैसलों में किसी एक बंदे को फैसले करने दे दिए, वही सारी चीज़ें बता रहा है, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट वही है जो फिर खराबी पे मुंतज होता है। आपने जो निशानदेही की कई कंपनियों में ये ऐसा मसला तो होगा और इसकी वजह से कई कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। अब हम ये साथ में बात करना ज़रूरी समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या करना चाहिए कंपनियों को कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असली उसूलों पे वापस आ जाए? एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ही ये चीज़ें मार्केट में आती हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी है गवर्नमेंट एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स व्हिच इज़ रनिंग, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो भी है, तो उन तक भी ये बात बात को बेसिक पोशी भी आती है। तो owing to these factors, number of committees were followed by under the aegis of Ministry of Corporate Affairs. Prominent among them were नारायण मूर्ति कमेटी, ऐसी थी एक कुमार बिरला मंगलम कमेटी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की। उन पर ज़्यादा फोकस यही था कि ऑडिट कमेटी शुड बी देयर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर, दोज हु विल हेल्प टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ये नहीं है कि वेस्टेड मैं अगर मैं मेरी कंपनी है और मेरे साथ मेरा भाई है, ऑब्वियसली हम तो वही डिसीजन फेवर के ले लेंगे। और इनफैक्ट दैट कि कंपनीज जो मैं बोल रहा था, कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसको रिपील किया गया और 2013 में नया एक्ट आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बिफोर बोर्ड मीटिंग यू हैव टू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट, और वो फाइल भी करना पड़ता था। सारी चीज़ें हो गई। तो बेसिक मुद्दा ये है कि इससे हमें इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हर बंदे को अपनी लिमिट में अपनी लिमिट में अपने दायरे के अंदर काम करना चाहिए। जो मेरी परव्यू है, जो मेरा परव्यू है, मुझे वहीं तक करना पड़ेगा। हर हर इंसान को एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी कि इस टाइम पे ये करना है, आपको ये करना है, ये चीज़ एड्रेस करनी है, ये करना है। मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजंस होनी चाहिए एट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी।
हमारे यहाँ कई सवाल ऐसे आते हैं कि वो या तो इंडिविजुअल लेवल पे प्रोप्राइटरशिप चला रहे होते हैं या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है, तो फिर उनको जब स्टार्टअप का आइडिया आता है या नया कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करने का इरादा हो, तो कंपनी नाम सुना होता है, कहते हैं आप कंपनी बनाएंगे, लेकिन इसी को आगे ले जाना है। ये मुमकिन है क्या कंपनी लॉ के तहत कि हम किसी प्रोपराइटर की कन्वर्शन करके कंपनी बनाएं, और अगर ऐसा है तो फिर कैसे होता है? हाँ, ये है कंपनीज़ एक्ट इस चीज़ को अलाउ करता है और अप्रेंटिसशिप को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं टू कंपनी और एलएलपी को बिल्ड कर सकते हैं फिर टू कंप्लीट प्रोडक्ट सेम विद सेम डिटेल वही एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगी। देयर इज सेट प्रोसीजर अंडर दैट, ये तो वो हो जाता है, उसमें कोई ये मसला नहीं। और इनफैक्ट सारे रजिस्ट्रेशन जो भी है, चाहे आपका पैन है, पैन कार्ड है, आपका पैन है, ईएसआई है, पीएफ है, सारी रजिस्ट्रेशन इन सिंगल गो आ जाती है, अच्छा, इन सिंगल। मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं। नो नो एक्सेप्ट एप्लीकेटेड। ठीक है। मुझे लगता है दिस इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको अंडर वंस एप्लीकेशन आपको सारी चीज, सारी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। एक सवाल मुझे याद आ गया कि सेक्शन 8 कंपनी एक होती है जो चैरिटेबल काम करती है। तो एक तो ट्रस्ट होता है, नॉर्मली हमारे यहाँ तो ट्रस्ट बहुत हैं जो चैरिटेबल काम करते हैं। चैरिटेबल काम करने के लिए ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है और सेक्शन 8 कंपनी भी। आपके हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी क्यों लाई गई? क्या मतलब? सेक्शन एट विच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें चिप सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी इजीली मिल जाती है। इनफैक्ट मतलब आज तो 3-4 दिन में हो जाता है ये सारा कुछ। 3 मैक्सिमम 3 या 4 डेज। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइसेंस भी आती है टू कैरी दीज चैरिटेबल एंड एजुकेशनल सर्विसेज जो भी है, तो दिस इज इजी। कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है? कंप्लेंस कास्ट वही है, उसी के लिए ज़्यादा है जो टाइमली कंप्लेंस नहीं करे, उसके लिए फिर वो बर्डन हो जाता है। अदरवाइज इनफैक्ट सेक्शन एयर कंपनीज के लिए तो फीस भी वैसे ही कम है, और उसी जैसे भी चारा वाला वो सारा कुछ उसमें तो रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मैं स्टार्टअप्स का पस मंज़र ज़हन में रख के ही ये बातें कर रहा हूँ कि अब वो जो पहले कंपनी बना रहे हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज, तो वहाँ तक कंप्लायंस चलती रहती है। उनका एक आइडिया ये होता है जो नॉर्मली स्टार्टअप्स में देखा जाता है कि उनको आगे जाके आईपीओ करने का इरादा होता है। तो उसके लिए पहले क्या प्रोसीजर है? एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आगे क्या करना है? और ये प्राइवेट लिमिटेड का एक्चुअली आईपीओ जो है वही है ना, उसमें लिस्टेड कंपनीज का मसला आ जाता है ये। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी बात करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड को दो ही तरीके होते हैं पैसे रेज करने के लिए। एक तो वो करेंगे फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो है बोनस इशू, जो वो चलता रहता है, राइट इशू या बोनस इशू। फिर अगर वो और उनको रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोजेक्ट्स एंड ऑन दैट, तो वो जाते हैं फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ तक तो ठीक है। अगर फिर आईपीओ, तो उसके लिए फिर हमें पब्लिक कंपनी होना ज़रूरी है, मतलब ये मेजर स्टेप है प्राइवेट से पब्लिक पर। पब्लिक बनाने के लिए। जी। फिर पब्लिक बन गई तो फिर लिस्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर आईपीओ वो सारा कुछ इसका फुल फ्लेज प्रोसीजर होता है। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन, फिर वो मर्चेंट बैंक का अंडरराइटर, फिर आपका वो आ जाएगा प्राइस बैंड, कौन-सा शेयर कितने पे, फिर वो देखना पड़ेगा, अंडर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, वो सारी चीज़ें फिर वो क्राइटेरिया फिर मद्देनज़र। अब फंडिंग की बात चली है तो हमने पहले तो ये कहा कि शेयर होल्डर्स अपना पैसा डाल के इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन सकते हैं। और क्या तरीके हैं? जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्टिबल डेट। फिर वही है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर्स है, वो कर सकते हैं। वो भी इनफैक्ट उनकी लिस्टिंग भी होती है, वो कर सकते हो। वो देयर आर एक्चुअली मोर देन 28 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। हमें खाली 2 याद हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक, सीएसई एंड एलएसई। इसके अलावा भी है, मतलब आप वहाँ पे अपना डेट भी कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं आज। कई बिज़नेसेस जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मतलब उनका हुजूम इतना बड़ा है कि उनको ब्रांच भी खोलने पड़ते हैं, ऑल इंडिया ब्रांच भी खोलने पड़ते हैं या कई सब्सिडियरीज़ क्रिएट करना चाहे, और कईयों का तो इंटरनेशनल ब्रांच खोलने का भी इरादा होता है। तो ये कैसे होता है? इस पे थोड़ा-सा नज़र डालिए। मेरा इसमें अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। वो है कि मैंने रिसेंटली भी एक कंपनी मेरी है यहाँ पे, उन्होंने अपना ब्रांच यूएई में खोला और कतर में भी है उनका। तो दे आर डूइंग वेरी गुड बिज़नेस। उसमें ये है कि आरबीआई की उसमें इंटरफेरेंस रहती है, आरबीआई कंप्लायंस, वो फेमा के रेगुलेशंस, वो सारा कुछ करना पड़ता है। मोस्टली एफसीजीबीआर फाइल करना पड़ता है। अच्छा, वो आपकी सतह पे होता है? वो हम करते हैं, वो हम करते हैं, क्योंकि वो मैं गया था एक्चुअली जेके बैंक, मोस्टली जेके बैंक। जेके बैंक वालों ने कहा कि हमें तो भेजने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है पैसा बाहर, आने का तो उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ रही थी। तो कल परसों ही उसका अप्रूवल गया।
तो ये चीज़ हो सकती है कि या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं हो। वही कंप्लीकेटेड वही है, दिस इज़ जस्ट नोशन, बस दिमाग का ही है बाकी। अच्छा, फंडिंग कई लोगों की ना, जैसे इनलैंड फंडिंग हो गई, मतलब इंडिया में किसी ने भी इन्वेस्टर ने नहीं दी तो वो तो नॉर्मल फंडिंग हो गई। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर देता है, मतलब वो इंटरेस्टेड है किसी स्टार्टअप में कि उसमें वो फंडिंग करे, उसमें क्या रेगुलेटरी कंप्लाइंस एडिशनल होती हैं जो नॉर्मल से ज़्यादा है? वही आरबीआई कंप्लेंट्स रहता है, क्योंकि वही आरबीआई, एफसीजीपीएफ, फिर वो एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट करना पड़ता है क्वार्टरली एंड वेरीफाई विद आरबीआई। और जब पहले तो एक अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद वो जो रेगुलेटरी हो गया वो बिल्कुल अप्रूवल, पहले रजिस्ट्रेशन अप्रूवल वो सारा कुछ करना पड़ता है, फिर एक फॉर्म भाई करना पड़ता है। इसके लिए भी किसी कहीं और नहीं जाना होता है, आपके थ्रू हो जाता है। अरे ये चीज़ यहीं पे है, ठीक है। अच्छा, अब हम आएँगे उस सवाल पे ना, अब आपका तो एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो मेरी अपनी नज़र में है तो बहुत थोड़े लोग हैं जो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीशिप में हैं, तो उसमें आपका नाम चोटी के लोगों में है। तो अब मुझे ये बताइए, बड़े लोग होंगे जो ये चाहेंगे, नए लड़के जो चाहेंगे कि हम भी कंपनी सेक्रेटरीशिप करें, तो इसका प्रोसेस क्या है? उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनकी मदद के लिए थोड़ा-सा बताइए कैसे करना होगा? उनका सिंपल ये है कि या तो 10+2 होना चाहिए या ग्रेजुएशन, बोथ ऑफ देम कैन अप्लाई फॉर दिस। तो एक सिंपल वेबसाइट है icsi.edu.in, उस पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ चैप्टर भी है एसपी कॉलेज में, तो वहाँ उनको फुल असिस्टेंट मिल जाए। हमारा फुल फ्लेज्ड ऑफिस है, हमारे 2-3 एम्प्लॉइज़ भी रहते हैं वहाँ पर डे। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनको कर देंगे, इनफैक्ट कोचिंग भी होती है वहाँ पे, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। 10+2 तक जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वही नहीं है। तो आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया। बहस आगे भी हम करेंगे ज़ाहिर है भाई, इसके इसके सिलसिले के कुछ और मसले होंगे जिन पे बहस करनी पड़ेगी, आपकी मतलब इस पे ना राय चाहिए होगी। अब हम और करेंगे, आपका भाई